नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल पे अभी आप सभी के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है और इस तैयारी में आप अपनी स्थिति और मजबूत कर सकें, इसलिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर करेंगे। यहाँ हम लोग मई 2022 से मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मई 2022 का पार्ट 1 हो चुका है, आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। इस लेक्चर में मई मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर के अंत में मई 2022 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराया जाएगा। लेक्चर को ध्यान से सुने और एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला मुद्दा यह है, राज्य में 250 स्थानों पर स्थापित होंगे प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र, चर्चा में क्यों है। 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गांवों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य में 250 स्थानों पर प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला मुद्दा है, रामपुर में बना भारत का पहला अमृत सरोवर, चर्चा में क्यों। 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। प्रमुख बिंदु, रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मीटर के इस भव्य सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस सरोवर में फूड कोर्ट तथा नौका विहार के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अतिक्रमण और डंपिंग के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे इस सरोवर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला मुद्दा, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल फूड फॉरेस्ट के अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है, जहां खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। प्रमुख बिंदु, इस परियोजना के लिए जिन जिलों की पहचान की गई है उनमें आम की पेटी के बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर तथा अमरूद के संभल, रामपुर और बदायूं आदि शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी फल पौधे रोपे जाएंगे। खाद्य वन में पौधों का चयन कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलों को भी लगाया जाएगा। फूड कोर्ट के माध्यम से सरकार का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। यह धान गेहूं की पारंपरिक खेती की बजाय कृषि विविधीकरण से ही संभव है। उदाहरण के लिए गोरखपुर में विकसित होने वाले खाद्य वन के प्रथम चरणों में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौधे रोपे जाएंगे। दूसरे चक्र में जामुन, बेर के पौधे रोपे जाएंगे। तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, मटर और चना बोया जाएगा। अगला मुद्दा, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप, चर्चा में क्यों। 17 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना रोड मैप निर्धारित किया
और निर्धारित समय सीमा के भीतर 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने के निर्देश दिए। प्रमुख बिंदु: इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र स्थापित करने के साथ ही 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रोड मैप के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 41,336 इकाइयाँ स्थापित उन्नत की जाएगी। इस योजना के तहत जिले के लिए चयनित ओडीओपी के अनुसार 70% मौजूदा उद्यमों का उन्नयन विस्तार किया जाएगा और 30% नए उद्यम स्थापित किए जाएंगे। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 375 बड़ी इकाइयां स्थापित करने संबंधी प्रावधान को भी इस रोड मैप में शामिल किया गया है। अगला मुद्दा, नेवा सेवा केंद्र चर्चा में क्यों है। 19 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की उपस्थिति में विधान भवन स्थित नवीनीकृत पिक्चर गैलरी और नेवा राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु: नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र में विधानसभा सदस्यों, विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को ई विधान संबंधित कार्यों पर उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेवा एनआईसी क्लाउड मेघराज पर आधारित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जो ई सदन, कागज रहित सदन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करती है। नेवा एक उपकरण तटस्थ और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है जो सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित, अतारांकित प्रश्न और उत्तर, कागजात के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। गौरतलब है कि नागालैंड विधानसभा नेवा लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है। अगला मुद्दा, खिड़किया घाट पर बनेगा देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल चर्चा में क्यों है। हाल ही में वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि खिड़किया घाट पर स्मार्ट सिटी की ओर से गंगा की लहरों के बीच फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अगला मुद्दा, उत्तर प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना चर्चा में क्यों है। 22 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार राज्य में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सभी 75 जिलों में उत्कृष्टता केंद्र और मिनी उत्कृष्टता केंद्र हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएगी। प्रमुख बिंदु: बहराइच, अंबेडकर नगर, मऊ, फतेहपुर, अलीगढ़, रामपुर और हापुड़ में सरकार द्वारा स्थापित ये हाईटेक नर्सरी पहले ही चालू हो चुकी है, जबकि चंदौली, कौशाम्बी, सहारनपुर, लखनऊ, कुशीनगर और हापुड़ में उत्कृष्टता केंद्र निर्माणाधीन है। फलों और सब्जियों के लिए क्रमश बस्ती और कन्नौज में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधे मिल सकें। वही सोनभद्र, मुरादाबाद, आगरा, संत कबीर नगर, महोबा, झांसी, बाराबंकी, लखनऊ, चंदौली, गोंडा, बलरामपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, शामली और मिर्जापुर में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक नर्सरी निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों की खेती के क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर 16% करने तथा फलों, सब्जी और मसालों के प्रसंस्करण के साथ साथ समग्र उपज बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 6% से बढ़ाकर 20% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वर्षों में
फूलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 177 हेक्टेयर में पाली हाउस शेड नेट का विस्तार किया गया है, जिससे 5,549 किसान लाभान्वित हुए हैं। अगला मुद्दा, बटागुर कछुआ चर्चा में क्यों है। 23 मई 2022 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर टर्टल सर्वाइकल एलायंस के प्रोजेक्ट ऑफिसर पवन पारिक ने बताया कि दुनिया में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके बटागुर कछुओं की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। प्रमुख बिंदु, पारिक ने बताया कि बटागुर कछुओं में साल और ढोर प्रजाति शामिल है। दोनों ही प्रजाति के कछुए चंबल नदी में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि चंबल नदी में कछुओं की 8 प्रजातियां संरक्षित हो रही हैं, जिसमें साल, ढोर, सुंदरी, मोरपंखी, कटहवा, भूतकाथा, सियोतर, पचेड़ा शामिल है। वर्ष 2008 में टर्टल सर्वाइकल एलायंस ने चंबल में कछुओं के संरक्षण पर काम शुरू किया था। टर्टल सर्वाइकल एलायंस की टीम इटावा और बाह रेंज से नेस्टिंग सीजन में अंडों को एकत्रित कर गढ़ायता कछुआ संरक्षण केंद्र में रखती है। तत्पश्चात दोनों रेंज के जिन घाटों से अंडे एकत्रित किए जाते हैं, वही कछुए छोड़ दिए जाते हैं। पारिक के अनुसार इस साल 311 नेस्ट हैचरी में थे। बटागुर कछुओं की आबादी में तेज गिरावट, बाढ़, नदी किनारे पर कछुआरी, चोरी छिपे होने वाले खनन और मछली पकड़ने को डाले गए जाल में फंसने से होने वाली मृत्यु तथा मांस और शक्तिवर्धक दवाओं के लिए होने वाली तस्करी आदि के कारण हुई है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अगला मुद्दा, गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देगी सरकार, चर्चा में क्यों है। 23 मई 2022 को राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नदी के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को जैविक उर्वरकों के साथ बदलने की योजना बनाई है। प्रमुख बिंदु, प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत 27 जिलों जहां से होकर गंगा बहती है के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 27 जिलों में 503 स्थान पर फैले गंगा तट के साथ 6,759 हेक्टेयर में वनीकरण का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि कासगंज और कुछ अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान पहले ही शुरू किया जा चुका है। अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश सरकार को मिला माइन मित्र से 400 करोड़ रुपए का राजस्व, चर्चा में क्यों है। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने पोर्टल माइन मित्र के माध्यम से खनन व्यवसाय से 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। प्रमुख बिंदु, माइन मित्र पोर्टल का उपयोग खनिज प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से ट्रांजिट पास करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खनन व्यवसाय में पारदर्शिता लाने, अवैध गतिविधियों की जांच करने और आम लोगों, किसानों, पट्टेदारों और ट्रांसपोर्टरों को जवाबदेह ई सेवाएं प्रदान करने के लिए माइन मित्र पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य खनन उद्योग में एकाधिकार को समाप्त करना, कानूनी खनन को प्रोत्साहित करना, व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु नए उद्यमियों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है। इस पोर्टल को भू विज्ञान और खनन निदेशालय के परामर्श से विकसित किया गया है। वर्तमान में यह पट्टेदारों, स्टार्टकिस्टों और ट्रांसपोर्टरों के लिए ऑनलाइन पर खनिज प्रबंधन, नागरिकों और किसानों के लिए सेवाएं, एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली और उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिनरल मार्ट जैसी कई सेवाएं प्रदान कर रहा है। अगला मुद्दा, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 के विशेष अंक का विमोचन, चर्चा में क्यों है। 27 मई 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने
उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 के विशेष अंक का विमोचन किया। यह मीडिया डायरेक्टरी नेशनल मीडिया क्लब की ओर से प्रकाशित की गई है। प्रमुख बिंदु, इस तरह की डायरेक्टरी का प्रकाशन पहली बार हुआ है। हालांकि इससे पहले भी यह प्रकाशित की गई थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत पूरे देश के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के नंबर इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिला स्तर के अधिकारियों और पत्रकारों समेत पुलिस वालों के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखे गए हैं। नेशनल मीडिया क्लब के संस्थापक रमेश अवस्थी ने कहा कि डायरेक्टरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, विधायक, विधान परिषद के सदस्यों, राज्य मुख्यालय पर तैनात सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों हर किसी के संपर्क नंबर हैं। इसमें प्रदेश के हर जिलों के थानों के नंबर भी मौजूद हैं, जिससे किसी भी घटना पर सीधे संबंधित थाने के अधिकारी से बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते वर्षों में सूचना विभाग जिस सूचना डायरी का प्रकाशन करता था, उसमें जिले स्तर तक की जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। यह डायरेक्टरी बहुत ही लाभदायक होगी। अगला मुद्दा, बस्ती का नाम होगा वशिष्ठ नगर। चर्चा में क्यों है? 28 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती का नाम बदलकर महर्षि वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव राजस्व परिषद को पुनः भेजा गया है। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि रामायण काल में बस्ती में भगवान श्री राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का आश्रम होने के कारण इसका नाम वशिष्ठी था। अगला मुद्दा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 चर्चा में क्यों है? 30 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो भी व्यक्ति अनुपयोगी हो गई पशु को छोड़ेगा, उसके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्रमुख बिंदु, इस अधिनियम का उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुंचाने या पीड़ा देने से रोकना है, जिसके लिए अधिनियम में जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। पहला, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के द्वारा ई-पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है? पहला है बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। दूसरा है यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो। तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएगी। दूसरा, प्रत्येक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी। और तीसरा है इजरायली तकनीक के तहत हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएगी। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा केवल एक और दो, चौथा एक, दो और तीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य का नया महाधिवक्ता अजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। दूसरा है इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हो चुका है। पहला ऑप्शन है कि केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। दूसरा, रामपुर के पटवाई में 2115 वर्ग मीटर के इस भव्य सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है। ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। तीसरा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन पहला है कि वशिष्ठ नगर, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या, चौथा है लक्ष्मणपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वशिष्ठ नगर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। दूसरा है बटागुर कछुआ को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि नागालैंड विधानसभा नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश विधानसभा नेवा लागू करने वाली देश की दूसरी विधानसभा है। तो इसका ऑप्शन पहला है कि केवल एक, दूसरा है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है भारत में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। दूसरा है उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति अनुपयोगी हो गए पशुओं को छोड़ेगा उसके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों। थैंक यू वेरी मच।